हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम सामान्य हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो और भी दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक है, परिमाण बोधक विशेषण बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन ए भूखे लोग, ऑप्शन बी है सूखे पेड़, ऑप्शन सी है सूनी धरती और ऑप्शन डी है कम आदमी। तो परिमाण बोधक विशेषण बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि परिमाण बोधक विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की क्या है मात्रा अथवा नाप तौल का ज्ञान होता है, वहां पे क्या होगा, वहां परिमाण बोधक विशेषण होगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं। जहाँ विशेषण शब्दों से संज्ञा संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल की मात्रा अथवा नापतोल नापतोल का ज्ञान होता है वहां पे क्या होगा, वहां परिमाण बोधक विशेषण होगा। वहां परिमाण बोधक विशेषण होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें परिमाण बोधक विशेषण यानी क्या है कि जब विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का ज्ञान होता है, वहां क्या होगा, परिमाण बोधक विशेषण होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो यह है, यहाँ पे क्या है, कम आदमी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कम आदमी। तो ये क्या है, ये परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द है। ठीक है, अशुद्ध शब्द बताना है कि इनमें से अशुद्ध शब्द कौन लिखा है। तो ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी है अहोरात्र, ऑप्शन सी है भास्कर और ऑप्शन डी है मिष्टान। तो इसमें क्या है कि हमको बताना है कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध शब्द इसमें कौन सा है, तो ये है भास्कर। क्या है, ये अशुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भास्कर का शुद्ध रूप, भास्कर कैसे शुद्ध रूप लिखा जाता है, तो ये होगा, इसमें षटकोर स नहीं होगा, आधा स होगा, छोटा सा। ठीक है, भास्कर ये क्या है, ये शुद्ध रूप है। ठीक है, बाकी ज्योत्सना भी सही लिखा है, अहोरात्र भी सही लिखा है, मिष्ठान भी सही लिखा है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द छाटिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द हमको शब्द बताना है कि कौन वर्तनीय रूप से शुद्ध लिखा गया है। तो क्या है कि हमको बताना है कि इसमें औद्योगिक वर्तनीय रूप से शुद्ध कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो औद्योगिक कौन सा सही है, ये है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, अहेतुकी का शुद्ध रूप है। अहेतुकी का शुद्ध रूप हमको बताना है, तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए अहितकी, ऑप्शन बी अहेतुकी, ऑप्शन सी है बेतुकी और ऑप्शन डी है अभितुकी। तो अहेतुकी का शुद्ध रूप क्या होगा, तो अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा अहेतुकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, व्याप्त में संधि है। ठीक है, हमको बताना है कि व्याप्त में कौन सी संधि है। तो ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है यण संधि और ऑप्शन डी है अयादि संधि। तो व्याप्त में कौन सी संधि होगी, तो व्याप्त का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा वी धन आप्त। ठीक है, वी धन आप्त। ठीक, तो यहाँ पे इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, तो इसमें हो जाएगी, इसमें यण संधि हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यण संधि होगा। ठीक है, तो यह है, यदि छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो, तो उसमें कौन सी संधि होगी। ठीक है, आपको बताना है कि उसमें कौन सी संधि होगी। तो ऑप्शन है गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी है यण स्वर संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि स्वर संधि और ऑप्शन डी है आदि स्वर संधि। तो क्या है कि ई छोटी बड़ी ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो उसका परिवर्तन य व र में हो, तो उसमें कौन सी संधि होगी, तो उसमें
यण संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी अव्ययी भाव और ऑप्शन डी द्विगु। तो अनुरूप में कौन सा समास होगा? तो इसमें अनुरूप का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? तो इसका समास विग्रह करेंगे तो अनुरूप का तो होगा जैसा रूप है वैसा, जैसा रूप है वैसा। ये क्या है? ये इसका अनुरूप का समास विग्रह होगा। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें होगा हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समासिक पद या समास पद अव्यय हो, वहां क्या होता है? वहां अव्ययी समास होता है। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं हम। जिस समास में जिस समास में पहला पहला शब्द प्रधान पहला शब्द प्रधान हो और समासिक पद या समस्त पद अव्यय हो और समासिक पद या समास पद अव्यय हो, वहां क्या होगा? वहां अव्ययी भाव समास होगा। वहां अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे जब अगला है शब्द युग्म पर्यंत पर्यक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। ठीक है, पर्यंत और पर्यक का हमको सही अर्थ भेद बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए तक कीचड़, ऑप्शन बी है तक पतंग, ऑप्शन सी है पर्याप्त पलंग, सॉरी ये पलंग है, ऑप्शन सी है पर्याप्त पलंग और ऑप्शन डी है समग्र पीड़क। तो पर्यंत का क्या अर्थ क्या होता है? तो क्या है? पर्यंत का अर्थ होगा क्या है? पर्यंत का अर्थ होगा तक। और पर्यक का अर्थ क्या होगा? पर्यंक का अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा पलंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है परमानंद शब्द में कौन सा समास है? परमानंद शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है कर्मधारय और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। ठीक है, तो परमानंद में कौन सा समास होगा? तो सबसे पहले देखते हैं कि परमानंद का समास विग्रह क्या होगा। तो इसका समास विग्रह होगा परम है जो आनंद। परम है जो आनंद। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें होगा हमारा कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास और ऑप्शन डी है द्विगु समास। तो क्या है कि जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है निर्दय में समास है। निर्दय में कौन सा समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है बहुब्रीहि समास। तो क्या है कि निर्दय में समास क्या होगा? तो निर्दय का समास समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा? नहीं है दया जिसमें। क्या है? निर्दय का समास विग्रह होगा नहीं है दया जिसमें। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें होगा हमारा क्या है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? लिंग की दृष्टि से दही क्या है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, ऑप्शन सी है नपुंसक लिंग और ऑप्शन डी है उभयलिंग। तो लिंग की दृष्टि से क्या है? दही क्या है? तो दही क्या है इसमें? तो लिंग की दृष्टि से दही क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन है उत्साह, ऑप्शन बी है चक्रव्यूह, ऑप्शन सी है मृत्यु और ऑप्शन डी है संकल्प। तो हम इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? तो क्या है कि उत्साह क्या है? ये
उत्साह पुल्लिंग है, चक्रव्यूह क्या है, ये भी पुल्लिंग है, मृत्यु क्या है, मृत्यु स्त्रीलिंग है, मृत्यु स्त्रीलिंग है, ठीक है। संकल्प क्या है, तो ये भी पुल्लिंग है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमको, सी सही होगा क्योंकि आपको स्त्रीलिंग बताना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे दिए गए विकल्प में से सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग छाटिए, ठीक है। सम्राट का स्त्रीलिंग बताना है, तो ऑप्शन है सम्राटी, ऑप्शन बी है सम्राटी, ऑप्शन सी है सम्राज्ञी और ऑप्शन डी है स्त्री सम्राट। तो सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सम्राट का स्त्रीलिंग होता है सम्राज्ञी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, ठीक है। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, तो ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी है रावण, ऑप्शन सी है दशरथ और ऑप्शन डी है पुत्र। तो इसमें क्या होगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा राम। राम क्या है, ये कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, ठीक है। क्यों। अगला है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है, ठीक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी है संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक और ऑप्शन डी है संप्रदान कारक, ठीक है। तो क्रिया का आधार प्रदर्शित करने वाला कारक कौन सा है, तो वो है अधिकरण कारक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है, मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो ऑप्शन है कर्मवाच्य, ऑप्शन बी है भाववाच्य, ऑप्शन सी कृत्यवाच्य। तो मोहन से चला नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है, तो इसमें होगा भाववाच्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, इनमें से कृदंत है, ठीक है। इनमें से कृदंत है, हमको बताना है कृदंत क्या है, तो ऑप्शन है मिठाई, ऑप्शन बी है लड़ाई, ऑप्शन सी है दवाई और ऑप्शन डी है ताई। तो कृदंत इसमें से कौन सा होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो क्या है, कृदंत किसे कहते हैं, तो क्रिया धातु क्या है, क्रिया के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं और इनके सहयोग से बने शब्दों को हम कृदंत शब्द कहते हैं, ठीक है। कृदंत किसे कहते हैं, तो चलिए देखते हैं हम। क्रिया उसमें धातु, क्रिया धातु के पीछे लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों की रचना करने वाले करने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। कृत प्रत्यय कहते हैं और इनके सहयोग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं और इनके सहयोग से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लड़ाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, ठीक है। हमको बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन ए प्रश्न, ऑप्शन बी है प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी अधिकार और ऑप्शन डी है संस्कार। तो किस शब्द में क्या है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो है प्रश्न। प्रश्न क्या है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग क्या होगा, तो यहाँ पे उपसर्ग होगा प्रति, ठीक है। इसका क्या होगा, ये प्रति धन स्था होगा, तो इसमें उपसर्ग क्या होगा, प्रति होगा। इसी तरह अधिकार में, तो अधिकार में क्या होगा, अधि धन कार, तो इसमें उपसर्ग अधि होगा। इसी तरह संस्कार में क्या होगा, तो ये होगा सम धन कार, तो इसमें उपसर्ग सम होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है, ठीक है। रूढ़ शब्द बताना है कि कौन सा रूढ़ शब्द है, तो ऑप्शन है पशु, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी है वाचनालय। इसमें रूढ़ शब्द क्या होगा,
तो रूढ़ शब्द होगा। पशु क्या है? ये रूढ़ शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी है प्रत्यय, ऑप्शन सी अव्यय और ऑप्शन डी है समास। तो क्या है कि जो जो शब्दांश मूल धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ठीक है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन है ई, ऑप्शन बी है आ, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है इक। तो अनुज का स्त्रीलिंग बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय यूज होगा? तो अनुज मतलब क्या होता है? अनुज मतलब होता है छोटा भाई, छोटा भाई। तो इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इसमें कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? तो इसमें अगर हम आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अनुजा हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये अनुजा बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। तो ऑप्शन है जलज, ऑप्शन बी है विनिमय, ऑप्शन सी है पवित्र और ऑप्शन डी है कौशल। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द कौन सा है हमको बताना है। तो क्या है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये जलज क्या है? ये योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, रचना के आधार पे है। ठीक है, रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन सा? पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक, और तीसरा है योग रूढ़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे च छ ज व न ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ठीक है, हमको बताना है कि ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। तो ऑप्शन ए कंठ है, ऑप्शन बी है मूर्धन्य है, ऑप्शन सी तालव्य और ऑप्शन डी है दंतोष्ठ। ठीक है, तो ये च छ ज व इनका उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण कहाँ से होगा? तो इनका उच्चारण तालु से होगा। तो कौन सा होगा? ये तालव्य होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या, ये बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं? ठीक है, संयुक्त स्वर बताना है कि कौन से हैं संयुक्त स्वर। तो ऑप्शन है अ आ, ऑप्शन बी है ई छोटी और बड़ी, ऑप्शन सी है ज झ और ऑप्शन डी है ए और सॉरी ऑप्शन डी है ए ओ। तो संयुक्त स्वर कौन से हैं इसमें? तो इसमें संयुक्त स्वर है कौन सा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी ए और ओ। ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है। ठीक है, ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है। क्या है कि और संयुक्त स्वर और कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर होते हैं ए, अ, ओ और औ। ये सब क्या है? ये सब संयुक्त स्वर है। ए किन किन स्वर से मिलकर बना है? तो ए, अ और ई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। अ कैसे बनता है? तो अ किससे बनता है? तो अ और प्लस ए से मिलके अ बनता है। ठीक है, इसी तरह ओ किससे बनता है? तो ओ अ और ऊ के मेल से क्या बनता है? ओ बनता है। और औ कैसे बनता है? तो औ और ओ के मेल से क्या बनता है? औ बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? ठीक है, संयुक्ताक्षर कौन से हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन है अ आ ज, ऑप्शन बी है उ छोटा ऊ बड़ा ऊ ल, ऑप्शन सी है प फ भ और ऑप्शन डी है छ त्र ज्ञ। ठीक है, तो संयुक्ताक्षर हमको बताना है कि संयुक्ताक्षर कौन से हैं। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, छ त्र ज्ञ। ये क्या है? ये संयुक्ताक्षर अक्षर है। ठीक है, छ किससे बना है? तो ये क और सौ के मेल से छ बनता है। ठीक है, त्र किससे बनता है? तो ये त और र के मेल से। ठीक है, इस तरह ज्ञ किससे बनता है? तो ये
क्या किससे बनता है? तो ये ज और किससे? मिल से बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्न में से बोध वर्ण कौन से हैं? ठीक है, बोध वर्ण हमको बताना है कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है म, ऑप्शन बी है ख, ऑप्शन सी है च और ऑप्शन डी है ह। तो बोध वर्ण कौन से हैं हमको बताना है। तो बोध वर्ण कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है? ठीक है, कोमल तालव्य ध्वनि हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है ड ढ ड़ ड़, ये दो बार हो गया है, इसको हम सही कर देते हैं। यहाँ पे हिंदी है। ठीक है, ऑप्शन बी है क ख ग घ, ऑप्शन सी है च छ ज झ और ऑप्शन डी है त थ द ध। तो क्या है? कोमल तालव्य ध्वनि हमको बताना है। तो कोमल तालव्य ध्वनि कौन सा होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, च छ ज झ। ठीक है, ये क्या है? ये कोमल तालव्य ध्वनि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का संबंध किससे है? ठीक है, हिंदी का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है सौर सैनी अपभ्रंश से, ऑप्शन बी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी है पश्चिमी प्रकृति से और ऑप्शन सी है प्राकृत से। तो हिंदी का संबंध किससे है? तो क्या है कि हिंदी का संबंध किससे है? तो हिंदी का संबंध किससे है? तो ये प्राकृत से है। प्राकृत से है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। ठीक है, उपसर्ग रहित शब्द हमको बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन ए सुयोग, ऑप्शन बी है विदेश, ऑप्शन सी है अत्यधिक और ऑप्शन डी है सुरेश। तो इसमें क्या हमको बताना है कि इसमें बताना है कि उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सुरेश में क्या है? ये उपसर्ग रहित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? तो ये 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कौन कौन सी हैं? तो राजस्थानी है, हिंदी की उपभाषा राजस्थानी है। दूसरी पश्चिमी हिंदी है। फिर पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, बिहारी है और पहाड़ी है। ये सब क्या है? ये सब हिंदी की उपभाषाएं हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, प्रत्यक्ष में संधि है। ठीक है, प्रत्यक्ष में संधि आपको बताना है। तो ऑप्शन है विसर्ग संधि, ऑप्शन बी है यौन संधि, ऑप्शन सी है गुण संधि और ऑप्शन डी है वृद्धि संधि। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में क्या है? प्रत्यक्ष में कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगा गुण संधि, ओ सॉरी, यौन संधि होगा। इसमें कौन सी संधि होगी? तो इसमें यौन संधि होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, भूधर्व का संधि विच्छेद है। भूधर्व का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन ए भू प्लस ध्व, ऑप्शन बी है भू प्लस ऊर्ध्व, ऑप्शन सी है भू प्लस ध्व और ऑप्शन डी है भू प्लस व। तो भूधर्व का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा भू प्लस ऊर्ध्व। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें दीर्घ स्वर संधि होगी। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? ठीक है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी विसर्ग, ऑप्शन सी व्यंजन और ऑप्शन डी अयादी। तो क्या है कि उज्ज्वल में कौन सी संधि होगी? तो इसमें होगी व्यंजन संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उज्ज्वल का बधोर में का संधि विच्छेद है। बधोर में का संधि विच्छेद है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है बधु प्लस उर्मी, ऑप्शन बी है बधु प्लस उर्मी, ऑप्शन सी है बधु प्लस उर्मी और ऑप्शन डी है बधु प्लस उर्मी। तो बधुर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा, ये होगा बधु प्लस उर्मी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें होगी दीर्घ संधि होगी, दीर्घ संधि। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में होता है। ठीक है, लड़की जाती है, यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में कैसा होगा हमको बताना है। तो ऑप्शन है लड़की जा रही थी, ऑप्शन बी है लड़की गई, ऑप्शन सी है लड़की गई थी और ऑप्शन डी है लड़की जाएगी।
तो क्या है कि हमको इसको क्या है, लड़की जाती है, इसको अपूर्ण भूतकाल में इसको बनाना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो लड़की जा रही थी, लड़की जा रही थी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ है, अभी चल रहा है, चल रहा था। क्या है कि जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। जिस क्रिया से जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि भूतकाल में भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, अभी चल रहा था, वहां क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, वह खा रहा था, वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है? तो ऑप्शन है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन बी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी संदिग्ध भूतकाल और ऑप्शन डी सामान्य भूतकाल। तो वह खा रहा था, मैं खा रहा था, क्या है? ये अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? तो भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञात नहीं होता है, वहां क्या होता है? वहां सामान्य भूतकाल होता है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? तो इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं, वहां क्या होगा? संदिग्ध भूतकाल होगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? तो इसमें क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है। ठीक है, हाँ, अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? तो इसमें क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है, वहां क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि वह खा रहा था, मैं खा रहा था, क्या है? क्रिया अभी चल रही है, लेकिन अभी इसके पूर्ण होने का पता नहीं है। ठीक है, कि वो खा चुका है कि अभी खा रहा है, ये कुछ पता नहीं है। तो क्या है? अभी वो खा रहा है, मतलब चल रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। ठीक है, तो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहला होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा होता है जातिवाचक। तीसरा होता है द्रव्यवाचक। चौथा होता है समूहवाचक। और पांचवा होता है भाववाचक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो ऑप्शन ए आंसू, ऑप्शन बी आंसू है, ऑप्शन सी आंसू और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन होगा आंसुओं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, नृत्य, धर्म, कुटिया, दीपक। ठीक है, तो क्या है कि इसमें हमको स्त्रीलिंग शब्द बताना है कि इसमें स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ठीक है, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे जो है कुटिया, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, हमको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी है सुंदरता, ऑप्शन सी है मूर्खता और ऑप्शन डी है निद्रा। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा होगा? तो क्या है कि सुंदरता क्या है? ये स्त्रीलिंग है। मूर्खता क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। निद्रा क्या है? ये भी स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कपट क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, अगला है, भिन्नार्थ शब्द चुनिए। दरवाजा का हमको भिन्नार्थ शब्द बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गवाच, ऑप्शन बी है कपाट, ऑप्शन सी है पट और ऑप्शन डी है फाटक। ठीक है,
तो इसमें हमको भिन्नार्थ शब्द बताना है। तो भिन्नार्थ क्या होगा, तो ये गवाच क्या है, ये भिन्न है, किससे, दरवाजा से ये भिन्न है। ठीक है, क्या है, दरवाजे के पर्यायवाची कपाट होता है, पट होता है, फाटक होता है। गवाच किसका है, तो ये इसका पर्यायवाची होगा, क्या है, खिड़की दीवार से बना हुआ एक झरोखा, ये क्या होता है, गवाच होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में बहुत शब्द क्या है, ठीक है, बहुत हमको बताना है कि क्या है। तो ऑप्शन है विशेषण, ऑप्शन बी है प्रविशेषण, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी है सर्वनाम। तो इसमें बहुत क्या है, तो इसमें बहुत होगा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो क्रिया विशेषण शब्द उन्हें कहते हैं जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि क्या है, यहाँ पे क्रिया क्या है, तेज है, तेज दौड़ता है, क्या है, क्रिया है, और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, तो बहुत तेज दौड़ता है, उसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्रिया विशेषण। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं। तो ऑप्शन है लात से बनी नाम धातु है लतियाना, ऑप्शन बी है उठने से बनी प्रेरणार्थक धातु उठाना, ऑप्शन सी है हंसना सकर्मक क्रिया है, और ऑप्शन डी है भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन क्या है, तो हंसना सकर्मक क्रिया है, ये गलत है, ये अ, सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, हंसना क्या है, हंसना सकर्मक नहीं है, ये अकर्मक क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, तो ऑप्शन ए कर्मधारय है, ऑप्शन बी है बहुव्रीहि, ऑप्शन सी है द्विगु और ऑप्शन डी है द्वंद्व होगा यहाँ पे। तो क्या है कि त्रिवेणी में कौन सा समास होगा, तो त्रिवेणी में क्या होगा, इसमें द्विगु समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। द्विगु समास में क्या होता है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और समस्त पद समाहार यानी समूह का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तत्सम शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन है तीखा, ऑप्शन बी है अटारी, ऑप्शन सी है निकृष्ट और ऑप्शन डी है गहरा। तो इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम इसमें कौन सा है, तो इसमें निकृष्ट क्या है, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, निकृष्ट क्या है, ये तत्सम शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है भिन्नार्थ शब्द चुनिए। ठीक है, तरु, तरु, तरु से हमको भिन्नार्थ शब्द बताना है कि तरु के अलावा तनु तरु से अलग भिन्नार्थ शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए बिटप, ऑप्शन बी है तड़ाग, ऑप्शन सी है पादप और ऑप्शन डी है द्रुम। तो क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा तड़ाग, क्या है, ये भिन्नार्थ शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। तड़ाक, तड़ाक का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका पर्यायवाची होता है तालाब, सरोवर, ताल, पोखरा, ये सब क्या होते हैं, तड़ाक यानी तड़ाक के समानार्थी शब्द होते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है पल्लवन का विलोम शब्द है। पल्लवन का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए हास, ऑप्शन बी है संक्षेपण, ऑप्शन सी है स्थूल और ऑप्शन डी है लघु। तो पल्लवन का विशेषण सॉरी पल्लवन का विलोम क्या होगा, तो पल्लवन का विलोम होगा संक्षेपण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।